और आज का टॉपिक स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और सबसे बेहतर है, एक नंबर अच्छा कहानी है, समझ गए। और कहानी में ही आपका क्वेश्चन आंसर छिपा है, समझ गए। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। जैन बौद्ध आप बनाइएगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे जैन बौद्ध का छूटेगा क्वेश्चन नहीं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। टॉपिक क्या है आपका? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए, आप लोगों को बताए थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में हमारे भारत में कुल 16 महाजनपदों का क्या हुआ? उदय हुआ। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। और 16 महाजनपद कौन कौन थे? सारा का सारा राज्य और सारा का राजधानी हम बताए हुए हैं। हमारे बिहार में 3 महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में 7, ऐसा करके हम 16 महाजनपद ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ। मतलब 16 क्या हुआ? शहर हुआ। सबसे पहले इसको समझिए, महाजनपद क्या है? जनपद उसको कहते हैं जहां जनता निवास करती है, और जहां ज्यादा जनता निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद। जैसे नगर हो गया, महानगर हो गया, उसी प्रकार से जनपद है और महाजनपद है। तो 16वीं यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में 16 महाजनपद थे। और इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है किसके? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये आपका 2 ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म का, ये जैन धर्म का। ये दोनों ग्रंथों में इस 16 महाजनपद का क्या है? नाम है। और इस 16 महाजनपद में यानी 16 शहर थे। इस 16 शहर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बन के उभरा, कौन उभरा? मगध उभरा। 16 में शक्तिशाली बन के कौन उभरा? मगध उभरा। इसके पीछे का उसका अपना एक राजनीतिक कारण था। उसका अपना राजनीतिक कारण के साथ साथ उसका आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण के साथ साथ उसका वैवाहिक कारण था। बहुत सारा रीजन है। कोई भी आदमी अगर उन्नति करता है उसका कोई ना कोई एक रीजन तो होता है नहीं, उसका बहुत सारा रीजन है। तो बोले तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन कहता है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उसकी राजनीतिक स्थिति। सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति की बात कीजिएगा तो मगध की राजधानी शुरुआत में हुआ करती थी राजगिरी। मगध साम्राज्य की राजधानी कहां हुआ करती थी? राजगिरी या गिरिबज हुआ करती थी। कहा जाता है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन में, ऐसा कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कौन सा शहर था? राजगिरी या गिरिबज। तो 5 पहाड़ियों से, कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से आपका क्या घिरा हुआ था? राजगिरी शहर। और एक तरफ से आपका क्या था? गंगा और सोन नदी थी। गंगा और कौन नदी? सोन नदी। बोले तो इसका जिस वैसा साम्राज्य था, वैसा महाजनपद था जिसका प्रकृति खुद क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था। जिसका खुद प्रकृति क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था। जिसका खुद प्रकृति रक्षा करे, क्या लगता है कि वो साम्राज्य कभी भी किसी का गुलाम बनेगा? क्या नहीं बनेगा। हमारे भारत में कुल टोटल कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में आपका इस जगह पे पटना और गया वाला क्षेत्र में एक महाजनपद था। उस महाजनपद का नाम क्या था? मगध। ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है जो आपका कौन सा है? मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद के ऊपर में एक महाजनपद था जिसका नाम था वज्जी। कहानी समझिएगा, कहानी तरह सब कह देंगे, समझ गए। मगध महाजनपद के ऊपर में कौन सा महाजनपद था? वज्जी था, जिसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? इसी के जस्ट बगल में इस जगह पे हमारा एक महाजनपद था, जिस महाजनपद का क्या नाम था? अंग। और अंग की राजधानी कहां हुआ करती थी? चंपा। इसके ऊपर वज्जी, इधर था कौन सा? अंग। फिर इधर आइएगा, इस जगह पे आपका एक था जिसका नाम था काशी। जिसका क्या नाम था? काशी। और इधर आइएगा तो मध्य प्रदेश में एक था जिसका नाम था अवंती। जिसका क्या नाम था? अवंती। और अवंती की राजधानी कहां? उज्जैन। इतना गो का इस सबसे पुराना शहर है। इतना गो का कम है। बाकी 16 कहां कहां है हम बताए हैं।
बाकी इतना वो का काम है, याद रखिएगा। इस जगह पे मगध, मगध के ऊपर में वज्जी, वज्जी की इस साइड चंपा, इस साइड में आपका काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, और अवंती, इस जगह पे अवंती की राजधानी उज्जैन। इस मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश का स्थापना हुआ, और सबसे पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के बाद हमारे इस मगध साम्राज्य में दूसरा वंश हुआ। दूसरा वंश कौन सा? हर्यंक वंश। तीसरा वंश हुआ शिशुनाग वंश, और चौथा वंश हुआ आपका कौन सा वंश? नंद वंश। चौथा वंश हुआ नंद वंश, और पांचवा वंश हुआ कौन सा? मौर्य वंश। पांचवा वंश कौन सा? मौर्य वंश। और बहुत सारे वंश हैं, आगे पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो बृहद्रथ वंश का कब से कब तक मगध साम्राज्य पे शासन था, इसका कार्यकाल मिलता नहीं है, मतलब इसका शासन काल हमारे इतिहास में जानकारी प्राप्त नहीं है कि बृहद्रथ वंश का शासन काल हमारे भारत पे कितने समय से लेकर कितने समय तक था। लेकिन इसके बारे में मिलता है, इसके बारे में मिलता है 545 बीसी से लेकर 412 बीसी तक शासन था। किसका? हर्यक वंश का 412 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। कब तक? 344 बीसी तक, 322 नहीं, 344 बीसी तक शासन था। किसका? शिशुनाग वंश का। 344 बीसी से 322 बीसी तक शासन किसका था? नंद वंश का। और 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक शासन किसका था? मौर्य वंश का। सब याद नहीं करना है, समझिए। सिर्फ बृहद्रथ वंश का शासनकाल कब से कब तक था इसकी जानकारी क्या है? नहीं है। अगला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश हमारे भारत में 545 बीसी से लेके 412 बीसी तक। शिशुनाग वंश 412 से लेके 344 बीसी तक। नंद वंश 344 से लेके 322 बीसी तक। और मौर्य वंश 322 से लेके 185 बीसी तक हमारे भारत में क्या किया? शासन किया। सबसे पहला वंश पढ़ेंगे, फिर ये वंश पढ़ेंगे, फिर आज यहां तक पढ़ेंगे। कम से कम सबसे पहला वंश का प्रमाण मिलता है कि हमारे भारत में इस मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश का स्थापना हुआ। वो वंश कौन सा था? बृहद्रथ। एक राजा था जिसका नाम ही क्या था? बृहद्रथ। अपने नाम पे इन्होंने क्या रखा था? अपने वंश का नाम रखा, जिस वंश का क्या नाम था? बृहद्रथ वंश। इसके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है। लूसेंट सब पढ़िएगा, बृहद्रथ का चर्चन है। कोई ज्यादा डेप्थ वाला बुक पढ़िएगा तब उसमें आपको बृहद्रथ का मिलेगा। लेकिन लूसेंट सब पढ़िएगा डायरेक्ट हर्यक वंश। डायरेक्ट क्या मानते हैं? हर्यक वंश। तो बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था, बृहद्रथ नाम का ही एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने क्या किया था? इस मगध साम्राज्य को अपनी राजधानी बनाया। और मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया? गिरिवज्र को बनाया। मगध साम्राज्य अपना शासन प्रशासन करने लगा, और शासन प्रशासन करते करते इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? गिरिवज्र को बनाया। बृहद्रथ राजा 2 शादी किया था, 2 पत्नियां थी। और जब इनको 2 पत्नियां थी, इनको एक भी संतान नहीं हो रहा था। एक दिन टेंशन में आ गया। एक दिन क्या टेंशन में ले लिया? जिसको संतान ना हो एक दिन में टेंशन आएगा। सब दिन टेंशन में था। इसको इस चीज का एनी टाइम डर बना रहता था कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, मेरे बाद इतना बड़ा जो साम्राज्य बना है, इस साम्राज्य का राजा कौन बनेगा, टेंशन में था। एक दिन इसको एक साधु मिला, ऋषि से जाके पूछा, ऋषि जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, हमारा इतना यश है, हमको 2 बीवी है, एक के बदले में दूसरा शादी किए ताकि हमको क्या हो जाए? संतान हो जाए। लेकिन संतान दोनों में से किसी को नहीं हो रहा है। तो ऋषि ने उसको क्या दिया? एक उपाय बताया कि बोला एक यज्ञ करो, और अगर यज्ञ करेगा उससे एक राक्षसी उत्पन्न होगी, और राक्षसी तुमको क्या देगी? आशीर्वाद देगी। बोले तो वो आपका पूरा का पूरा मनोकामना जो तुम मांगेगा वो पूरा कर देगा। ये राजा बृहद्रथ गया। इसीलिए इस वंश पे विश्वास नहीं करते हैं, सुनिएगा, इसीलिए इस वंश पे विश्वास नहीं करते हैं। तो राजा बृहद्रथ गया, राजा था, हवन कुंड बनवाया, और हवन कुंड बनवा के क्या करने लगा? यज्ञ करने लगा। अब इसने सब कहानी है, टेंशन लेना। अब तो राजा कहानी सिमट देंगे सब, समझ गए? बस कहानी याद रह जाएगा। 544 बीसी 412 बीसी याद ही नहीं रहेगा, समझ गए? ये सब याद ही नहीं रहेगा, रह जाएगा क्या याद? कहानी। तो सुनिएगा, कहानी नहीं के हैं? कहानी जरूरी है, तब ये याद रहेगा, नहीं तो यादों नहीं रहेगा।
क्या करेंगे? तो बृहद्रथ गया, हवन कुंड बनवाया, यज्ञ करने लगा। यज्ञ करते करते उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। राक्षसी का क्या नाम था? जरा। उस राक्षसी का क्या नाम था? जरा। राक्षसी खुश हो गई, निकली हा करके, बोला बृहद्रथ नहीं निकलेगी आ करके। राक्षसी निकली, बोली जरा बृहद्रथ क्या चाहिए बोलो। बोला कुछ नहीं, आपको पता है आप जब आए प्रकट हुए तो आपको पता होगा समस्या क्या है। बोला समस्या तो पता है, लो ये सेब अपने बीवी को खिला देना, संतान हो जाएगा। राजा गया, सेब लेके। राजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस चालू था, सोचा वाह एक बेटा का दूध हो जाएगा। सेब काटा आधा आधा, खिला दिया दोनों बीवी को। खिला दिया वो क्या? दोनों बीवी को। और दोनों बीवी क्या हो गई? गर्भवती हो गई। दोनों में संतान पलने लगा। जब संतान का जन्म हुआ तो वही आधा आधा हुआ, आधा आधा हुआ। और कहता है जैसे ही दोनों का संतान का जन्म हुआ, दोनों एकाएक आके क्या हुआ? सट गया। जब सटा तो इसका नाम रखा जरासंध। महाभारत देखें, बस वही तो है जरासंध। यही समय का है महाभारत। जरासंध बना। अब ये लगा अब ठीक है, और एक नंबर शक्तिशाली राजा। और इसके बृहद्रथ के बाद इस वंश का राजा बना कौन? जरासंध। इसीलिए विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इस वंश को क्या मानता है? अस्तित्व में मानता ही नहीं है। अब इस बात इतिहास में बिलीव करेगा? इसको करेगा कभी नहीं। लेकिन है, पाठ है, जरूरी है। बृहद्रथ वंश तो कहता है कि जरासंध शक्तिशाली था, और जो ज्यादा शक्तिशाली हो जाए उसमें थोड़ा अभिमान आ ही जाता है। उसमें आ गया अभिमान कि एक दिन क्या किया, उसके एरिया का, उसके साम्राज्य का जितना ब्राह्मण था सबको बंदी बना के कैद करके बांध के रखा था। सब ब्राह्मण को बंद के रखो, फालतू का जैसे फैलाता है, सबको बंद कर दिया जरासंध। और जरासंध जब सबको कैद कर लिया तो कृष्ण भगवान और भीम दोनों को पता चला ऐसे ऐसे बात है, अपने एरिया सब ब्राह्मण क्या है? गायब है, मतलब सबको कैद बना लिया। तो कृष्ण जी बोले चलो, क्या बोले हैं? हाँ वही बता रहे हैं। तो भीम और कृष्ण दोनों बोला चलो मिलते हैं, किससे? जरासंध से, कि काहे होती क्या है, कैद किया ब्राह्मणों को। तो आया, पूछा जरासंध को, अभिमानी व्यक्ति लड़ो तुम सब, लड़ो, हटा दिया। फिर पूछा भीम, बोला ब्राह्मण को छोड़ने का क्या लोगे? बोला ब्राह्मण को छोड़ने का पूछ ले, तुम हमसे लड़ो, और उनको अगर पराजित कर दिया तो ब्राह्मण छूट जाएगा। बोला ठीक है। तो भीम तो थे ही, बोले लड़ने लगे। मल्ल युद्ध हुआ किसके किसके बीच? जरासंध और भीम के बीच, और भीषण युद्ध हुआ। और इस भीषण युद्ध में भीम तो ताकतवर था ही, भीम क्या करता था? जरासंध को पकड़ता था, बीचों बीच फाड़ के फेंक देता था। फिर ऊपर करते 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 क्या होता था? सड़ जाता था। जैसे सीरियल में होता है, छुजू होता है ना, ऐसे सड़ जाता था। टेंशन में आ गया। फिर भीम जो लगा, फिर फेंका उसको, 3-4 बार किया। इसको लगा इससे नहीं मरेगा। बगल में कृष्ण भगवान खड़ा थे, बोले क्या ये क्या हो रहा है? बोला कि इस बार ऐसे नहीं फेंकना, इस बार ऐसे फेंक देना। कैसे फेंक देना? उल्टा फेंक देना। भाई इशारा किए कृष्ण भगवान, इस बार जो जरासंध को फाड़ा, फेंका कैसे? उल्टा। अब दोनों अपोजिट साइड हो गया। इस बार वो सटा नहीं, जरासंध गया मर। और जरासंध के मरने के बाद इस वंश का अंतिम राजा बना रिपुजन। अंतिम राजा कौन बना? रिपुजन। और रिपुजन का एक मंत्री था, जिस मंत्री का नाम क्या था? भट्टिय। इस भट्टिय ने क्या किया? 545 बीसी में इस रिपुजन को मार दिया। और रिपुजन को मार के इस भट्टिय ने क्या किया? हमारे भारत में मगध में एक साम्राज्य का स्थापना किया, जिस साम्राज्य को हम किस नाम से जानते हैं? हर्यक वंश के नाम से। आपसे पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक? हर्यक वंश का संस्थापक भट्टिय। एक आध लूसेंट पढ़ने वाला टेंशन में आ गया है,
कहीं बिंबिसार तो नहीं है, समझ गए? बताएंगे इसी का बेटा कौन है? बिंबिसार है। भट्टी है, कौन सा है? भट्टी है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? भट्टी है। लेकिन पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तब क्या कहिएगा? तब बिंबिसार। भट्टी स्थापना किया 545 से, मात्र 1 वर्ष तक राजा रहा भट्टी है, और 1 वर्ष के बाद इसी का बेटा इस वंश का पहला प्रतापी राजा बना, जिसका क्या नाम था? बिंबिसार। और बिंबिसार इस वंश का सबसे पहला, मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजा था जिन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया? विस्तारित किया। अभी एक भी राजा के बारे में बताइए उन्होंने साम्राज्य को विस्तारित किया? नहीं। पहला राजा बना बिंबिसार, जिन्होंने अपने नीति से, वैवाहिक नीति को अपना के, वैवाहिक नीति को अपनाते हुए राजनीतिक संबंध स्थापित करके, वैवाहिक संबंध स्थापित करके सबसे पहला राजा हुआ जिन्होंने इस मगध साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इसी वजह से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे मानते हैं? बिंबिसार को मानते हैं। और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे मानते हैं? बिंबिसार को मानते हैं। बिंबिसार जैसे ही राजा बना, इसके सामने समस्या था, इससे ज्यादा मजबूत एक वंश था ऊपर में, वज्जी वंश, वज्जी संघ। 10 गो गणराज्यों का क्या था? ये मेल था। इधर आपका काशी था, इधर आपका अंग था, इधर आपका अवंती था। सोचा अगर इसमें साम्राज्य करना है तो सबसे पहले मिलाना पड़ेगा आसपास पड़ोस वाले को। तो बिंबिसार शुरुआत में तो राजा बना था, कोई विशाल सेना तो था नहीं। इन्होंने सोचा चलो ये रास्ता नहीं, युद्ध नीति नहीं, तो विवाह वाला नीति अपनाते हैं, शादी विवाह करते हैं। और कहता है बिंबिसार अपने जीवन काल में 500 विवाह किया था। कितना विवाह किया था? 500, जिसमें 3 गो विवाह बड़ी फेमस है। 3 गो आपके इतिहास में नाम मिलता है, ये तीनों का आपको नाम याद रखिएगा। सबसे पहला विवाह किया इसने, बिंबिसार पहुंचा वज्जी संघ वैशाली, और वैशाली वज्जी संघ के राजा हुआ करते थे लिच्छवी के कौन? राजा चेटक। और चेटक की एक बेटी थी जिसका नाम था चेलन्ना। महावीर स्वामी जब बता रहे होंगे उस समय में बताए थे चेटक की बहन त्रिशला। महावीर स्वामी की माता चेटक की बहन त्रिशला थी, इस बार बेटी है। इसका मतलब महावीर स्वामी का संबंध किससे था? बिंबिसार से भी था, बिंबिसार से भी था। इसका दिमाग खोल के रखिएगा, ब्लड रिलेशन बहन पता, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग आएगा, और ब्लड रिलेशन जोड़ तंग करके बनाइए दीजिएगा। तो चेटक, चेटक की बेटी अगली बार है चलना, बहन थी त्रिशला, जो महावीर स्वामी की क्या थी? माता थी। तो ये वज्जी संघ, वज्जी में भी आपका एक कौन सा था? गण लिच्छवी। और लिच्छवी यानी वज्जी के राजा हुआ करते थे कौन? चेटक। और चेटक की बहन थी कौन? चेलन्ना। सबसे पहला विवाह बिंबिसार जाके किया किससे? इस चेलन्ना से विवाह किया। ऊपर से अपने साम्राज्य को क्या किया? संरक्षित किया। अगला आक्रमण करेगा कभी? अपने जीजा जी अपने दमाद पे करेगा आक्रमण जी? कभी नहीं। बोला अब ऊपर से ठीक है। बोला दूसरा विवाह करते हैं काशी। काशी के राजा हुआ करते थे कौन? प्रसेनजीत। काशी के राजा कौन हुआ करते थे? प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की बहन हुआ करती थी महाकोशला देवी। महाकोशला देवी, महाकोशला देवी थी प्रसेनजीत की बहन। क्या थी? बहन बोल रहे हैं, याद रखिएगा रिलेशन। बहन महाकोशला देवी थी। महाकोशला देवी से जाके बिंबिसार शादी किया, दूसरा विवाह। और जब दूसरा विवाह किया तो विवाह होने के बाद प्रसेनजीत पूछता है बिंबिसार के कि इनकम उनकम का सोर्स है कि नहीं? बात समझ में आया? बोला इनकम का सोर्स है कि नहीं? बोला क्या सोर्स? बोला मेरी बहन ब्यूटी पार्लर बड़ी जाती है, ब्यूटी पार्लर बहुत जाती है। कहा कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, खर्चा उठा पाएगा ना? बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, चालू था पहले था, कुछ तो मिले इसीलिए तो विवाह कर रहा था। बोला ना सफरेगा थोड़े, दे दीजिए कुछ। बोला ले जाओ काशी दहेज में लेके जाओ। और काशी दहेज में दिया किसको? बिंबिसार को।
इसी जगह पे कौन सा? पोषण। इस जगह पे कौन सा है? और पोषण भी किसी के अंतर्गत आता था? प्रसेनजीत के अंतर्गत ही। तो काशी कौशल का राजा ही कौन था? प्रसेनजीत। और काशी दे दिया किसको दहेज में? बिंबिसार को। उसके पास बचा कौन सा क्षेत्र? कौशल। कौशल की राजधानी? कौशल की राजधानी कौशल, इसीलिए तो इसका नाम है महाकोशला देवी। कौशल, कौशल के राजा कौन? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला। और इसी के अंतर्गत आता था कौन सा क्षेत्र? काशी। तो काशी दहेज में दे दिया, बचा क्या? कौशल। दूसरा समस्या निपटा लिया, काशी दहेज में मिल गया। और जानते हैं उस समय में काशी से आता था 1 लाख रुपया के आसपास उसको आय, 1 लाख के आसपास। अभी से तुलना करें तब 1 लाख महीना का इनकम आ रहा है, कम है। चलिए, उसके बाद तीसरा विवाह किया इन्होंने पंजाब। पंजाब में एक वंश था, उसका नाम है मद्र या भद्र। मद्र या भद्र। और इसकी राजकुमारी हुआ करती थी कौन? क्षेमा। तीसरा विवाह किया। और तीनों विवाह याद रखिएगा, सबसे पहला विवाह उन्होंने किया किससे? सबसे पहला विवाह चेलेना से। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी कौन? बहन, बेटी। बहन क्या? बेटी। बेटी, बेटी कौन थी? अगला विवाह किया कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से। और तीसरा विवाह किया पंजाब मद्र नरेश बेटी राजकुमारी किसकी? क्षेमा से। क्षेमा से 3 विवाह किया और बहुतों विवाह किया। तो इस चेलेन्ना के गर्भ से एक बेटा का उत्पत्ति हुआ। उस बेटा का नाम क्या रखा? अजातशत्रु। बेटे का क्या नाम रखा? अजातशत्रु। अब बोला अजातशत्रु, सब बाप बेटा बैठा था। बोला अब क्या? अब तो चारों बगल से देखो, इधर से भी शेर, इधर से भी शेर, और इतना गोविंद सेफ हो गया, बचा अब ये। बोला अब क्या, तो छोटका, इसको क्या करो? पराजित कर दो। तो यहाँ के राजा हुआ करते थे उस समय में ब्रह्मदत्त। अब ब्रह्मदत्त यहाँ कौन? मतलब कौन? हमारा भागलपुर। यहाँ के अंग के राजा हुआ करते थे कौन? ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने अजातशत्रु की सहायता से दोनों बाप बेटा मिलकर आक्रमण किया किस पे? अंग पे। और अंग पे आक्रमण करके अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग पे अधिकार कर लिया। किसने? इस बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने अंग को किसमें मिलाया? मगध में। आपसे पूछेगा अंग प्रदेश, यानी बोले तो भागलपुर की धरती को सबसे पहली बार मगध साम्राज्य में मिलाने का कार्य किसने किया? बिंबिसार ने। और अपने बेटे अजातशत्रु को बोला जाओ वहां का तुम क्या बन जाओ? राज्यपाल, बोले तो राजदूत बन जाओ, गवर्नर बन जाओ। और अजातशत्रु को हमारे भागलपुर, बोले तो मुंगेर भागलपुर अंग प्रदेश का क्या बनाया? गवर्नर बनाया अजातशत्रु को। इतना कार्य किया और अच्छे दिनों से शासन चलाया बिंबिसार। बिंबिसार लगभग 545 बीसी से लेकर 492 बीसी तक राजा रहा। लगभग 52-53 साल तक। जोड़िए इधर 45, इधर 8, इधर लगभग 52-53 साल। 45, एक साल तो हो रहा है 544, 544। एक साल भट्टी रहा है ना, एक साल भट्टी है। तो हड़ियक वंश में 544 से लेकर 492 बीसी तक राजा कौन रहा है? बिंबिसार। टोटल 52 वर्षों तक राजा रहा और ये बूढ़ा हो चला। एक दिन अजातशत्रु भागलपुर से पहुंचा कहां? राजगिरी। राजगिरी बोले तो गिरिवज। इसने भी राजधानी अपना कहां बनाया था? राजगिरी या गिरिवज। राजगिरी का ही दूसरा नाम गिरिवज है। गिरिवज बोले या राजगिरी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचा वहां, जाके बोलता है पापा अब आप कितना दिन रहिएगा? अभी तक शादी विवाह करिए रहे, 55 कर लिए, अब राजपाट क्या करिए? छोड़ दीजिए। और राजपाट छोड़ दीजिए, हम चलाएंगे, मेरा भी तो उम्र जा रहा है, 52 साल आप फिर राजा रहिएगा तो हम क्या करेंगे? बिंबिसार बोला जब तक मरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोला क्या? बोला विवाह भी करेंगे और राजपाट भी रखेंगे। बोला इससे नहीं मानेगा पापा। समझ गए? तलवार निकाला और गला काटा, गला काट के पोडियम पे रख दिया। बोला बाप टुकुर टुकुर क्या करिए ताकि राजा हम बनेंगे। अपने पापा का हत्या किया। किसने? इस अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने पापा का हत्या किया
और 492 BC में राजा बन गया कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु 492 से लेकर 460 BC तक राजा रहा। अजातशत्रु जैसे ही राजा बना, इसकी माता चेलेन्ना और अजातशत्रु का एक भाई था, जुड़वा भाई, चेलेन्ना के गर्भ से हुआ था। उसका नाम था, एक का नाम था हेल, दूसरे का नाम था बेहेल। हेल और बेहेल। और जिस समय में हेल और बेहेल का जन्म हुआ था, उस समय में बिंबिसार जिंदा ही था। तो हेल और बेहेल के जन्म के खुशी में इस बिंबिसार ने चेलेन्ना को 18 लड़ियों वाला हार दिया था। 18 लड़ियों वाला क्या दिया था? हार दिया था। 18 लड़ी समझते हैं? जैसे आप लोग देखेंगे गाना, एक गाना ऐसे चलता है, एक लड़ी, फिर दूसरा लड़ी, फिर तीसरा लड़ी चलता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे करके इतना। अब 18 जाते जाते वहीं जाएगा। उसी को कहते हैं 18 लड़ियों वाला हार। मतलब लड़ी नहीं समझते, मतलब स्टेप समझिए। 18 लड़ियों वाला हार दिया और बहुत महंगा था। हीरा जवाहरात सब चीज से सुसज्जित, समझिए वो एकदम जैसे हमारे देश का, पूरे विश्व का एक कोहिनूर हीरा है, हमारे देश का कोहिनूर, उसी तरह से उसका था 18 लड़ियों वाला हार। और इसको गिफ्ट में मिला था एक और, चेलेन्ना को गिफ्ट में, उसका नाम था शेचनक हाथी। उस हाथी का क्या नाम था? शेचनक हाथी। शेचनक हाथी यानी हेल और जब दो पुत्र एक साथ दिया, उत्पत्ति किया, तो जब जुड़वा बेटा दिया तो उसने 18 लड़ियों वाला हार और शेचनक हाथी दिया। और दोनों जब दिया, पहले ही दिया था बिंबिसार को जैसे ही मारा ना अजातशत्रु, चेलेन्ना बोली अपने दोनों छोटे बेटे को लिया, हेल और बेहेल को, शेचनक हाथी, 18 लड़ियों वाला हार। बोला ये क्या पता, जब बाप को मार दे तुमको मारने कितना लेट लगाएगा, चलो। लेके अपना कहाँ आई? मायके। मायके आके भैया को सब बात बता रही, भैया ऐसे ऐसे बात, आपका भांजा क्या निकल गया, देशद्रोही, मार दिया पापा को। बोला ऐसा बात? बोला हाँ। बोला कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा सामान समेटो, अब रहो यहीं, तुमको जाना नहीं है। राजा उसका बेटा तुरंत लगे और पता चला महाकोशला, क्वेश्चन लड़ी प्रसेनजीत को। महाकोशला देवी अब मारेगा, सिंपल है, एक्शन तो लेगा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक्शन लिया, बोला काशी जो दहेज में दिए थे तुमने पप्पा को, अब ने लो काशी पे पुनः अधिकार कर लिया। कौन? प्रसेनजीत। बोला अब कुछ नहीं दिए थे उसको, तुम मार दिया, क्या समझता है? वो ले लिया। अब अजातशत्रु के पास से काशी गायब, बज्जी के साथ सारा का सारा सिस्टम गायब। बज्जी से भी उसका दुश्मनी हो गया, इधर कौशल से भी दुश्मनी हो गया, और इधर अवंती से भी दुश्मनी हो गया। एक चीज आपको बताना तभी भूल गए, अवंती के राजा थे चंड प्रदोत। अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रदोत थे। इस राजा को बिंबिसार के ही समय में एक रोग हुआ था, उस रोग का नाम है पीलिया। पीलिया रोग होने पे चंड प्रदोत को इस बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था कि जाओ उसको क्या करना, इलाज कर देना। तो जीवक आया था, चंड प्रदोत का इलाज किया, उसका पीलिया छूट गया। तो बिंबिसार और इस अवंती से क्या हो गया था? आपका दोस्ती हो चुका था। अब दोस्ती मार दिया, सब इससे खपा हो गया। तो अजातशत्रु बोला चेलेन्ना को, बज्जी संग राजा किसको, ये क्या कहते, चेतक को। बोला तो देखिए मम्मी गई, नो टेंशन, मेरा भाई गया, हेल बेहेल, हमको उससे कोई लेना देना, बदले गया। वो 18 लड़ियों वाला हार और शेचनक हाथी लौटा दो, वो लौटा देगा, मेरा टेंशन क्या हो जाएगा, समाप्त। शेचनक हाथी इस वजह से, शेचनक हाथी क्या था, सिखाया हुआ था, वो पुष्प वर्षा करता था। जैसे राजा सबका राज्याभिषेक होता था ना, तो वो क्या करता था, फूल ले लेता था, ऊपर से जल का छिड़काव करता, तो सिखाया हुआ हाथी था, बेहतरीन था, ट्रेंड हाथी था। तो बोला कि शेचनक हाथी और 18 लड़ियों वाला हार दे दीजिए, हम आपको किसी प्रकार का कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चेलेन्ना बोली गिफ्ट का दिया हुआ चीज है, बिल्कुल नहीं लौटाएंगे, गिफ्ट वाला चीज लौटाया जाता नहीं है, और ऐसे भी नहीं देंगे। मेरा भाई कौन कमजोर है, बज्जी संग कमजोर थोड़े था, मजबूत तो था ही। बोला कोई दिक्कत नहीं, मत दो। कौशल के पास गया, क्या लीजिएगा काशी? बोला नहीं। आया अजातशत्रु, और अजातशत्रु आके क्या किया, अपना सैन्य को मजबूत किया। बोला सबसे पहले मारेंगे कौशल को, उसी के चलते में ज्यादा बेइज्जती हुआ है।
और पहला आक्रमण प्रारंभ किया अजातशत्रु किस पे? कौशल पे। और कौशल पे आक्रमण करके राजा प्रसेनजीत, कौशल के राजा कौन? प्रसेनजीत को बंदी बनाया और बंदी बना के जेल में डाला। बोला बोलो मारे कि छोड़ दें? अब कोई भी राजा बोला काशी दे देंगे फिर से, कोई टेंशन नहीं, ले चले जाना। बोला काशी क्या दे देंगे? दे देंगे फिर से। बोला नहीं, तुम्हारे विश्वास नहीं करेंगे, तुम फिर ले लेगा। तो प्रसेनजीत की बेटी का नाम था वजीरा। प्रसेनजीत की बेटी का नाम क्या था? वजीरा। अति सुंदर थी। बोला नहीं, पहले वजीरा से विवाह करवाओ। बोला पहले किससे विवाह करवाओ? वजीरा से विवाह करवा, तब आपका सियोरिटी होगा कि तुम नहीं फिर से लेगा। तो वजीरा से विवाह किया कौन? अजातशत्रु। पापा का भी उसी घर में विवाह और बेटे का भी घर उसी घर में विवाह। सतेली माँ थी, माँ कौशला देवी, शादी किया वजीरा से और फिर से काशी को जीता कौन? अजातशत्रु। बोला अब क्या? अब तो वज्जी, और वज्जी 10 गो गण का साम्राज्य था, 10 गो गण मिला हुआ था इसमें, ये मजबूत था और डायरेक्ट इसको हमला करके जीतने का पावर अजातशत्रु के पास नहीं था। तो इसी का एक मंत्री हुआ करता था अजातशत्रु का, जिसका नाम क्या था? वर्षकार। उसका नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार को बुलाया बड़े दरबार में, बोला वर्षकार कैसे कैसे सामना होगा? ये वज्जी शेषनाग हाथी मेरा फेवरेट है और 18 लड़ियों वाला हार, कुछ तो उपाय करो। बोला उपाय ही उपाय है, महान आदमी। बोला कुछ न, राजनीति खेलते हैं, राजनीति से ही तो जीतेंगे। बोला खेलते हैं। बोला कोई बात नहीं। तो राजनीति प्रारंभ हुआ। कहता एक दिन आया वर्षकार किसके दरबार में? अजातशत्रु के दरबार में। और अजातशत्रु आने के साथ वर्षकार के ले चप्पल मारने लगा। भागो यहां से, निकलो। भरे दरबार में बेइज्जती करके निकाला किसको? वर्षकार को। बोला अगले दिन से तुम मेरे साम्राज्य में दिखना नहीं, योग्य आदमी था। बोला अगले दिन से मेरे साम्राज्य में तुम दिखना बिल्कुल भी नहीं। और वर्षकार को भरे दरबार से भगा दिया, पूरे के पूरे साम्राज्य में हो वर्षकार को भगा दिया बेइज्जती करके। वर्षकार चले गया और वर्षकार भाग के चले आया किसके पास? इस वज्जी संग राजा प्रसेनजीत के पास। राजा प्रसेनजीत का कहीं चेटक के पास। किसके पास? राजा चेटक के पास आया। राजा चेटक के पास आके बोलता है आपका जो है ना वो भांजा नहीं, हाँ नौती, बोला आपका नौती बड़ी गड़बड़ आदमी है। बोला तुम उसका नाम ले लो मेरे सामने, मेरा नौती है ही नहीं, समझ गए? बोला हमको बड़ी समाज में बड़ी दरबार से बेइज्जती करके भगाया, ऐसे ऐसे हमको जरूरत है, हमको रख लीजिए आप अपने यहाँ। चेटक बोला कैसे रख ले? बोला कि जिस दिन डाउट होगा तलवार आपके सामने, सर है डाउट है काट के हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब जो आदमी सर कटवाने के लिए झुक जाए उसको विश्वास नहीं करेगा। विश्वास कर लिया चेटक, और चेटक विश्वास करके इस वर्षकार को रख लिया और वर्षकार को रखा और वर्षकार अब राजनीति खेलना प्रारंभ किया। इसका जो 10 गणराज था, 10 गणराज में जो मेल था, 10 गणराज में जा जाके धीरे धीरे इसका पोस्टिंग होते गया, धीरे धीरे विश्वास जीतते गया, इसको बड़ा से बड़ा मंत्री बना दिया। और आपका चेटक के यहाँ सबसे बड़ा मंत्री बन के बैठा कौन? वर्षकार। और लगभग 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक इंतजार किया कौन? अजातशत्रु कि किस दिन उधर से मैसेज भेजेगा कौन? वर्षकार की अब आक्रमण करो, और उस दिन से हम आक्रमण करेंगे। ये क्या क्या वर्षकार 16 वर्ष तक रह के इसके 10 को जो गणराज था, 10 गणराज में क्या क्या फूट डाल दिया। इसका बात उसके पास, उसका बात उसके पास। दूसरे के फील्ड में जैसे घुसेगा समस्या तो होगा ही। इसका बात उसके, उसके बात उसके पर ऐसा करने लगा। सब में क्या क्या अंदरूनी फूट डाल दिया। और फूट जब डाला तो वर्षकार मैसेज किया, और इधर अजातशत्रु क्या कर रहा था? अपना सेना मजबूत कर रहा था। और सेना मजबूत करके 2 हथियार बनाया, एगो रथ मूषण, एगो महाशिला कंटक। 2 हथियार बनाया। एक हथियार का नाम क्या? रथ मूषण।
एक हथियार का नाम रथमूसल और एक का नाम महाशिला कंटक। बाहुबली मूवी देखें? बाहुबली मूवी देखें? भल्लाल देव रथ पे बैठा और रथ पे ही चलता है, एकदम पूरा चपड़ी से मारते रहता रथ, उसी को बोलते हैं रथ मूसल। रथ में ही हथियार लगा रहता है, समझ गए? सिर्फ रथ जाता है और आदमी सब क्या होते जाता है, घायल होते जाता है, करते जाता है, उसको बोलते हैं रथ मूसल। और एक होता है महाशिला कंटक, बड़ा सा पत्थर फेंकने वाला। महाशिला कंटक इतना बड़ा पत्थर सब क्या करता है, फेंकता है। देखे होंगे बाहुबली मूवी में दोनों औजार दिखाया है। बड़ा पत्थर फेंकता, एगो पत्थर इधर से फेंकता, एगो पत्थर इस तरफ, दोनों में कपड़ा बांध देता है। बनता है? नहीं बनता, देखने नहीं किए? देखे इतना अच्छा मूवी है, आप उन्हें देखे क्या देखें। और जब कपड़ा बन दिया, बड़ा पत्थर गया और कपड़ा में क्या करता है, आग लगा देता है। उस पत्थर फेंकने वाला मशीन है इसे करके नहीं है। अभी इसको जाएंगे लास्ट टाइम में दिखाते जाएंगे, इंटरनेट पे है, रथ मूसल सर्च करेंगे, महाशिला कंटक, दोनों औजार आपको इंटरनेट पे है, वो आपको दिखा देंगे। दो औजार बनाया, तैयार किया, रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल महाशिला कंटक बनाया और बना के 16 साल के बाद जब वर्षाकार मैसेज किया कि आइए अब आक्रमण कीजिए, तो आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो जिसके पास ऐसा ऐसा हथियार उस समय में मायने रखता है, तभी तो राजपाट प्रारंभ हुआ है अभी। और जीता कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु जीत के वैशाली बज्जी को भी क्या किया, जीत लिया। इस बार मम्मी भाई सबको मारा, बस हाथी लिया और 18 लड़ियों वाला हार लिया और आया राजपाट चलाने लगा। अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। इसी के समय में 483 बीसी में, इसका कार्यकाल बताए ना, 492 से 460, इसी बीसी में, इसी के समय में महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई 483 बीसी में। और इन्होंने क्या करवाया था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन करवाया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन करवाया था इसी ने, अजातशत्रु ने ही। कहां में? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और अजातशत्रु ने भी क्या बनाया, राजधानी बनाया, सब चीज जीत लिया और सोचा अब थोड़ा अपने लिए अच्छा सा महल बना ले, कमाए उमाए, अब कितना बड़ा साम्राज्य है, क्या बनाएंगे, महल बनाएंगे। तो गंगा और सोन नदी के संगम पे विशाल भव्य महल का निर्माण बनाने दिया। और अजातशत्रु के बेटा का नाम था उदयन। इसके बेटे का क्या नाम था? उदयन। कुछ भी लिखते हैं, उदयन भी लिखते हैं, उदयन भी, समझ गए? उदयन बोलिए या उदयन बोलिए, इसका बेटा था। कहता अजातशत्रु जब घर बनाना प्रारंभ हुआ तो घर शाम में जाता था देखने के लिए, 2-4 महीनों के बाद कि घर का कितना प्रोग्रेस हुआ। तो एक दिन गया था, किस दिन, लगभग 460 बीसी में ये गया देखने अपना घर, वहां पटलिपुत्रा में कैसा चल रहा है, महल बना रहा था गंगा और सोन नदी के संगम पे। पीछे से अजातशत्रु आया, अजातशत्रु कहते हैं उदयन आया और अपने पापा का क्या किया, गला काटा। जैसे उदयन, जैसे अजातशत्रु ने अपने पापा को मारा था, वैसे उसके बेटे के द्वारा मारा गया। वही कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। जैसे वो अपने पापा को मारा, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। उदयन ने मारा और अगला राजा बना कौन, उदयन। जैसे ही बना, उदयन ने अपना राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्रा को। और जो बिल्डिंग बन रहा था उसको पूरा करवाया और पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। और उदयन राजा रहा कब से, 460 से लेके 444 तक। 460 से लेके 444 तक। कहाँ गया हर्यक वंश? 460 से लेके 444 बीसी तक राजा रहा कौन, उदयन। 460 से लेके 444 बीसी तक राजा रहा उदयन। और उदयन का एक ही महत्वपूर्ण कार्य है, उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्रा शहर को बसाया। आपसे पूछेगा पाटलिपुत्रा शहर को किसने बसाया, उदयन ने बसाया। पाटलिपुत्रा को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, उदयन ने बनाया। और उदयन के बाद इस वंश का अंतिम राजा बना, अंतिम वंश का राजा बना कौन, नागदशक। इस वंश का अंतिम राजा कौन, नागदशक। 412 बीसी में, 412 बीसी में
एक व्यक्ति था, इसी नाग दशक का मंत्री हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? शिशुनाग। जिसका नाम क्या था? शिशुनाग। इस शिशुनाग ने हत्या कर दिया किसका? इस नाग दशक का, और भारत के मगध साम्राज्य में एक नए वंश का स्थापना किया, जिस वंश को हम किस नाम से जानते हैं? शिशुनाग वंश के। और सबसे पहला वंश कौन, सबसे पहला राजा कौन बना? शिशुनाग बना। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक राजा रहा कौन? शिशुनाग। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। यहां तक दिक्कत किसी को? क्या जी दिक्कत? नहीं ना? पाठ्य ईस्वी नहीं मिलता है। कब ना, कभी ईस्वी इतिहास में मिलता ही नहीं है पूरा एग्जैक्ट। आप प्राचीन भारत में जो भी ईस्वी बताएंगे ना, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। कोई कोई बुक पढ़िएगा ना, अलग अलग मिलेगा प्राचीन भारत में। इसी में देखिएगा 444 12 13 इसी 19 20 रहेगा। तो प्राचीन भारत में कोई पूरा खासा एग्जैक्ट जानकारी है नहीं। तो आपको ईस्वी प्राचीन भारत का पूछा ही नहीं जाता है मैक्सिमम। महात्मा बुद्ध का जन्म मृत्यु पूछ दिया, महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु पूछ दिया, ईस्वी यही काफी है, बाकी उसके बाद में पूछता है लगभग। तो प्राचीन भारत में आपका सबसे पहला वंश समाप्त हुआ कौन? बृहद्रथ और हर्यक वंश। अगला है आपका शिशुनाग वंश। क्या लगता है? पढ़िएगा, छोड़ दे। कहां तक पढ़ा दे? कहानी क्या कहता है आपको याद रखने? पूछ रहे, याद रखना ही ना, पूछ रहे। परीक्षा क्वेश्चनों ने बनाना का है।